दोस्तों जय हिंद। जीके जीएस का एसएससीडी का जो प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे हैं उसके 40वें संस्करण तक पहुंच गए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न याद होगा, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर है हालांकि यहाँ पे, तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में एक बार पूछा था, है ना। वैसे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो व्यक्ति है या नृत्य है, कहाँ से संबंधित है, कौन से व्यक्ति से संबंधित है, खास करके जिनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे प्रीवियस ईयर रिलेटेड वीडियोस में। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वीडियोस भी करते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे, तो आप जुड़े रहिएगा, आपको यकीनन बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो कलामंडलम रमन कुट्टी नायर जो है वो किससे संबंधित है, तो आंख बंद करके जैसे कल्याणी कुट्टी अम्मा थी ना, उसी तरह ये भी सही होगा, कथकली। ठीक, अभी थोड़ा सा बात कर ले अगर मणिपुर के बारे में, तो मणिपुरी के बारे में, तो मणिपुर से संबंधित है। मणिपुरी से संबंधित व्यक्तियों के नाम जो है उनका नाम बताएं अगर, तो एक 2-3 चेहरे हैं। गुरु बिपिन सिंह, ठीक है, बिपिन सिंह। ठीक है, उसके बाद है दर्शन झावेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, दर्शन झावेरी और गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुर से। लावनी, ये तो बता दिया आपको, महाराष्ट्र से है ना, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है ये। ठीक है, कथक, तो कथक से रिलेटेड भी हम कई बार बात कर चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से है ना। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, है ना, लच्छू महाराज, ये तीनों उसी से संबंधित हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं वैसे तो, नजमा आयशा, है ना, नजमा आयशा। उसके बाद प्रेरणा देशपांडे, तो नजमा आयशा, प्रेरणा देशपांडे, ये नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में कहाँ किया गया, तो लेवेंडर उत्सव के पहले जान लेते हैं लेवेंडर है क्या। तो लेवेंडर जो है ना एक पुष्प है। ठीक है, तेल होता है इसके बीज से। ठीक है, तो पर्पल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, एक्चुअली पर्पल क्रांति जो है वो शुरू हुई थी 2016 में भारत में। ठीक, और उसी के तहत लेवेंडर का जो है उत्पादन शुरू किया गया। लेवेंडर के कृषि जो है वो शुरुआत की गई बृहद पैमाने पर। ठीक है, इसके पहले होता था लेकिन उस तरह से नहीं होता था। ये होता क्या है लेवेंडर, तो ये बैंगनी कलर का एक फूल होता है। ठीक है, जिसमें पर्पल क्रांति इसीलिए कहा गया इसको। तो बैंगनी कलर का एक फूल होता है जो सुगंधित तेल देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा इसका खेती हो रहा है अभी, तो वो हो रहा है भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भद्रवाह। ठीक, हालांकि ये अब पूरे देश में होने लगा है लेकिन शुरुआत में वहीं पे हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका त्यौहार भी कहाँ मनाया जाएगा, जब जम्मू कश्मीर में ही। ठीक है, तो याद रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2016 में। ये क्रांति के तहत शुरुआत हुई 2016 में। उस क्रांति का नाम क्या है, तो बैंगनी क्रांति, चूँकि इसका कलर जो है वो बैंगनी कलर का है, या फिर पर्पल क्रांति। ठीक है। अच्छा, इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है ना, या कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, कौन सा मंत्रालय, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, याद रखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी, तो देखो सबसे पहले अन्नपूर्णा योजना है। अन्नपूर्णा क्या है, तो ये 2000 में शुरू की गई थी। ये अन्न से संबंधित है। ठीक है, खाद्य से संबंधित है। ग्रामीण उद्यमी योजना की बात करें तो ये क्या है, तो ये कौशल से संबंधित तो है। ठीक है, लेकिन ये है जो है वो चुनिंदा राज्यों के लिए, एसटी के लिए है। ठीक है, जनजातियों के लिए। ठीक है, कुछ राज्यों में जैसे झारखंड में, जिन राज्यों में होगा उसी राज्य में होगा, है ना, याद रखना। ठीक, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना जो है वो 2005 में शुरू की गई थी। 2009 में इसको वापस से इसका संस्करण लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी नरेगा, यही है। ठीक है, 100 दिन की गारंटी मिलता है साल में,
ठीक है। लेकिन ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं है, ये असंगठित जैसे जो लगे हैं निर्माण क्षेत्र में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग लगाने में लगे हैं, है ना, फिर मनरेगा के तहत कहीं पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें होता है ये, ठीक है। ये शिक्षित युवा रोजगारों के लिए ये योजना है एक्चुअली, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक, याद रखना। कब लॉन्च की गई थी? ठीक, 1993 में। अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखो उस वक्त कौन था कौन नहीं था अभी छोड़ो, अभी वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन है ना, तो उनका नाम है, वो याद रखेंगे कैसे? दीप्ति, ठीक है, दीप्ति उमाशंकर, IAS हैं ये, ठीक है। D फॉर द्रौपदी मुर्मू, D फॉर दीप्ति, ठीक है, याद रखना। D फॉर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के सचिव भी D फॉर दीप्ति, IAS हैं ये, ठीक। प्रधानमंत्री के, ठीक है, मुख्य जो सचिव है वो कौन है? तो उसका भी नाम याद रख लीजिए, प्रमोद कुमार मिश्रा, PK मिश्रा, ठीक, प्रमोद कुमार मिश्रा। हेड होम मिनिस्टर, गृह मंत्री या गृह सचिव जो है, गृह मंत्रालय के सचिव या गृह सचिव कौन है? तो याद रखिएगा गोविंद मोहन, ठीक। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री या गृह मतलब डिफेंस रक्षा सचिव है ना, रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह, ठीक है, राजेश कुमार सिंह, याद रखना, ठीक है। और विदेश सचिव है ना, विदेश सचिव एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी कौन है? तो वो है विक्रम मिस्त्री, बहुत चर्चे में रहते हैं, ठीक, विक्रम मिस्त्री। चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? देखो किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हाँ, एक बात बता दूं आपको कि उपनाम से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, जाके रिलेटेड वीडियो में ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को बार बार मिलता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना कि हम प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछ रहा है उससे रिलेटेड वीडियोस भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ताकि प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता है? मास्टर ब्लास्टर, है ना, मास्टर ब्लास्टर। राहुल द्रविड़ इसका सही जवाब है, द वॉल, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, द कूल कैप्टन, ठीक है। उसके बाद हरभजन सिंह के बारे में अगर बात करें तो उनको कहा जाता है क्या? टर्मिनेटर, है ना, टर्मिनेटर, ठीक। और कपिल देव को कहा जाता है, ये प्रश्न पूछता है, कपिल देव जो क्रिकेटर हैं, थे मतलब पूर्व क्रिकेटर, उनका नाम क्या है? तो हरियाणा हरिकेन, ठीक, ये पूछता है। बाकी उपनाम से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, चाहे आपको नेता से हो चाहे खिलाड़ी से संबंधित हो। भारत के किस राज्य ने 2015 में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी की? देखो ये 36वां राष्ट्रीय खेल था, ठीक है, इसका मेज़बानी कौन किया? तो केरल, ठीक। लेकिन ये कब हुआ? 2015 में। अभी ये इतना प्रासंगिक नहीं है क्योंकि 2023 में हो गया, कहाँ पे? तो 37वां, ठीक है, 2023 में, बहुत साल के बाद हुआ। 2023 में 37वां संस्करण इसका हुआ, कहाँ पे? तो गोवा में, ठीक है, गोवा में, याद रखना। जीता कौन सबसे ज़्यादा मेडल? तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है 228 मेडल, कौन? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? ठीक, गोल्ड जीता है महाराष्ट्र, 228 में से 66 उसका गोल्ड है। बाकी दूसरे नंबर पे सेना और तीसरे नंबर पे हरियाणा। और अभी 2024 में होना है इसका 38वां संस्करण, जिसमें 43 खेल इवेंट होंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ये कहाँ पे होगा? 38वां हो रहा है, कहाँ पे? 38वां कहाँ पे होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। 2024 में कितने खेल के इवेंट होंगे? तो 43, ठीक है, 43।
वो सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है, की अनुसूची में शामिल है। कितनी अनुसूची में शामिल है? जिसको अनुसूचित बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो वो है इसका सही जवाब अनुसूची 3, 5, पहला, पाँचवा, दूसरा। एक्चुअली इसका सही जवाब पाँचवा होगा। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, रिजर्व बैंक अधिनियम जो है वो 1934 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। और इसका अधिनियम 1934 में आया। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था 1935 में, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता से मुंबई ले जाया गया, ठीक है, याद रखना। अभी वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है? इसके है ना, गवर्नर कौन है? गवर्नर है ना, राज्यपाल नहीं। गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, ठीक। अच्छा, अनुसूचित बैंक होने के लिए क्या नियम कानून होना चाहिए? तो वो होना चाहिए उसका जो स्टॉक मार्केट का प्राइस है और जो उसके पास पैसा पड़ा है, दोनों मिला के कम से कम 5 लाख करोड़ होना जरूरी है। तभी कोई बैंक अनुसूचित बैंक या अनुसूचित 2 में शामिल हो सकेगा रिजर्व बैंक के, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देखो, इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से संबंधित आपको कुछ नहीं करना, चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढने से। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जो है वो क्या है? तो ये भारत के नेतृत्व करता है कृषि क्रांति के, ठीक है, जिनको अभी 2024 में मरणोपरांत क्या मिला है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अपने लिए गौरव की बात है, ठीक है। स्वामीनाथन अपने देश में है, मतलब कभी थे। बलवंत राय मेहता के बारे में बात करें तो बलवंत राय मेहता जो है वो 1957 में एक समिति गठित की गई थी, ठीक है, पंचायत व्यवस्था के लिए। तो ये 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था दिए थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला परिषद जिला स्तर पे, ठीक है, याद रखना। बलवंत राय मेहता पूछता है ये प्रश्न, ठीक है। विवेक देवराय समिति, तो विवेक देवराय समिति जो संबंधित है वो है समिति नहीं है ये कौन है? आर्थिक सलाहकार है, ठीक है, याद रखना। आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं कौन? विवेक देवराय, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण सिंह, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, 10 टोटल। अभी कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। इसको कब जोड़ा गया भाई? 11वां को, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। ये इससे रिलेटेड पूरा एग्जैक्ट सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित, तो चैनल पे जाके आप विजिट जरूर करना। गरबा लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। बाकी राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, कौन कौन सा कहाँ पे कौन सा नृत्य है। तो मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, है ना, मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे तो भगोरिया, अभी कुछ दिन पहले पूछा था, है ना, भगोरिया, याद होगा अगर आप देख रहे हो मुझे तो, ठीक है। भगोरिया, बरेदी, ठीक है, जवारा, कर्मा हमारे यहाँ भी होता है, कर्मा, ठीक, याद रखना। भगोरिया, बेरीदा, बरेदी, जवारा, कर्मा, ये और भी हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जरूर जाके देखिएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो घूमर, चक्री, गनगौर, घूमर, चक्री, है ना, चक्री, कालबेलिया के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है ना, कालबेलिया, ठीक। कालबेलिया जनजाति भी है और एक 22 सपेरा करके एक व्यक्ति हैं जो इससे संबंधित हैं, जिनको सम्मान भी मिला है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा था, है ना। चलो, इस प्रश्न का तो सही जवाब गरबा लोक नृत्य के बारे में पता होना ही चाहिए सभी को, ठीक है। गुजरात,
निम्न में से किसे अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? देखो, विराट कोहली नहीं है, सौरव गांगुली भी नहीं है, रोजर बिन्नी है एक्चुअली इसका सही जवाब। और बीसीसीआई के सचिव हैं कौन? सचिव हैं ये कौन? जय शाह। और अपने लिए बड़ी सम्मान की बात है देश के लिए कि जय शाह जो है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जिसका मुख्यालय कहाँ पे दुबई में है, उसके अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? अभी वर्तमान में जो आईसीसी के चेयरमैन हैं उनका नाम आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं सीधा। और जैसा जो है वो एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखो, एक है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक, और दूसरा है आरटीआई। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब आया? तो 2005 में। ठीक है, और ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है ना वो कब आया? तो 2000 में। ठीक, याद रखना। इसी के तहत जो डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहा है ना, वो दस्तावेज ऑनलाइन, वो इसी इस अधिनियम के तहत शुरू हुआ। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ही जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स इधर उधर जा रहा है वो इसी के शुरुआत से हुआ है। और डिजिटली साइंड जो हो रहा है, जैसे आप आवासीय निकाल रहे हो, जाति निकाल रहे हो, या EWS या जो भी डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हो, डिजिटली साइन हो रहा है आजकल, है ना, तो वो इसी अधिनियम का फ़ायदा है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? ठीक है, देखो, कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो लोहा और इस्पात हो सकता है? नहीं। सीमेंट हो सकता है? नहीं। पेट्रो रसायन नहीं होगा। तो ये रेशम वस्त्र से संबंधित है, क्योंकि ये क्या है, मतलब कीड़ों के पालन पोषण से संबंधित है ना, तो ये कहीं ना कहीं फार्मिंग ही है। ठीक, और अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान में झारखंड में है अभी। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ठीक है, तो देखो, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों गुप्त साम्राज्य के सबसे मतलब महान शासकों में से हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, हालांकि मैं नहीं कहूँगा इनको, क्योंकि समुद्रगुप्त कब आया और नेपोलियन कब आया अगर देखोगे आप तो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमको सिर्फ पाठ पढ़ाया गया कि नाम में क्या रखा है ना। चलो, तो ये गलत है बिल्कुल। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय भी वैसे ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी कहा जाता है इनको। अशोक, ठीक है, तो अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य के तो हैं, लेकिन ये तीसरे शासक हैं। ठीक है, इसके पहले बिंदुसार, है ना। तो संस्थापक कौन है मौर्य साम्राज्य के? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके शासनकाल में एक पुस्तक लिखा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही, मेगास्थनीज का इंडिका, है ना, बड़ा चर्चित पुस्तक है, पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त शासन में प्रधानमंत्री कौन थे इनके? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। ठीक, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? देखो, वंदे मातरम गीत की रचना की थी किसने? अरविंदो घोष नहीं। अरविंदो घोष कौन है? तो वंदे मातरम एक समाचार पत्र था इनका। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में खुलकर अपने पेपर में लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम अखबार में। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम होगा, पता होगा, गीतांजलि। गीतांजलि, है ना, गीतांजलि। 2013 में इनको क्या मिला? तो नोबेल का पुरस्कार मिला इसके लिए। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 में एक पुस्तक इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आनंद मठ। ठीक है, ठीक, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम गीत यहीं पर लिखी थी पहली बार इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछता है कई बार जो वंदे मातरम गीत है वो हम कहाँ से लिए हैं? तो आनंद मठ से। 1882 में पुस्तक प्रकाशित हुआ था पहली बार। किसके द्वारा लिखित है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
लोकसभा किस में है? तो 81 में, ठीक है, 81 अनुच्छेद में है। और इसका उम्र कितना होना चाहिए? तो 30, 32, 35, 25, ठीक है। एक्चुअली इसका सही जवाब क्या है? 25, ठीक है, लोकसभा के लिए। राज्यसभा किस में है? पूछता है राज्यसभा किस में है? तो ये है 80 में, ठीक है। और संसद 79 में, 79, ठीक है। संसद किस में है? 79 में है, ठीक है। 79, 80, 81। तो पहले संसद, फिर राज्यसभा, उच्च सदन है इसलिए, उसके बाद निम्न सदन है इसलिए नीचे लोकसभा, ठीक है। 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा। राज्यसभा के लिए अगर उम्र पूछेगा तो 30 वर्ष, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही, ठीक है, अभी भी बहुत है। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त कर रही थी? ठीक है, तो 65, 60, 70 नहीं, 85%। सोचो, तब भी दुनिया में हम इतने बड़े नाम था हमारा, जब हम पूरी तरह से कृषि पर आधारित थे। और अभी बिजनेस भी कर रहे हैं, कृषि भी कर रहे हैं, फिर भी ये हालत है। और उस वक्त कृषि से टैक्स भी लिया जाता था, अभी टैक्स भी नहीं ले रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रहा है हमारे से। चलो, टैक्स से रिलेटेड 2-3 चीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं। 3 व्यवस्था इन लोगों ने लेकर आई थी, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। कौन कौन सी व्यवस्था? तो जमींदारी व्यवस्था लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कब? तो 1793 में। पूछता है, ठीक है, इससे रिलेटेड कभी और बात करेंगे। जमींदारी कॉर्नवालिस, जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया। कब? तो 1793 में, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब किसान, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये कौन लेकर के आया? तो ये लेके आया थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, ठीक है। ये कब आया? तो 1882 में, सॉरी 1820 में। एक और व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये कौन लेके आया? महालवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था ये कब आया? तो ये आया 1822 में। और लेके कौन आया? तो लेके आया इसको मैकेंजी, ठीक है, हाल्ट मैकेंजी, ठीक, 1822 में। ये सब क्या है? तो क्या बोलते हैं, राजस्व कलेक्शन करने के तरीके हैं, ठीक है। 2019-20 में भारत में कितने किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? ठीक है, तो देखो रेलवे ब्रॉड गेज कितनी थी उससे पहले थोड़ा सा जान जाते हैं। क्या कितने प्रकार का होता है? एक ब्रॉड गेज, ठीक है, उसके बाद मीटर गेज, और उसके बाद नैरो, ठीक है। तो पूछता है कई बार ब्रॉड गेज कितना होता है? तो 1.67 मीटर, ठीक है, 1.67 मीटर, ठीक। कभी कभी पूछता है ये सब प्रश्न, याद रखना है। मीटर गेज तो नाम से ही पता चल जाता है 1 मीटर, है ना। नैरो गेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेना है, 0.762, ठीक, 0.762 मीटर, सभी मीटर में है। तो ब्रॉड गेज कितने का है? 1.67 मीटर। मीटर गेज तो मीटर से ही पता चल जाता है। नैरो गेज ये रेलवे ट्रैक है अलग अलग, ठीक है। अभी तो ब्रॉड गेज ही चलता है, जो आप ट्रेन में चढ़ते हैं देखते हैं वो सब ब्रॉड गेज में ही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1920 में भारत में कितने किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी? तो वो थी कितनी? 63,950, 63,000, है ना, 63,950। इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ और जाना है। क्या? तो अभी जो प्रश्न पूछ रहा है वो, ठीक है। एक वंदे भारत ट्रेन 18, इसका नाम क्या है? वंदे भारत का नाम क्या है? तो ट्रेन 18, याद रखना, क्योंकि ये 18 महीने में तैयार हुआ था, इसलिए वंदे भारत ट्रेन 18। इसकी सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ से? तो नई दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, दिल्ली से वाराणसी पहली ट्रेन, ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दूसरा एक और ट्रेन है रैपिड रेल नमो भारत, रैपिड रेल नमो भारत,
ठीक है, नमो भारत। ये ट्रेन कब चलाई गई थी भाई? तो ये ट्रेन भी चलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और कहाँ पे? तो गाजियाबाद में। ठीक है, साहिबाबाद से दुहाई। कहाँ से? साहिबाबाद से। पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ? साहिबाबाद रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक? तो गाजियाबाद में साहिबाबाद से दुहाई तक। ठीक है, याद रखना। सरकार ने कहा है, क्या कहा है भाई? तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वीकार कर ली है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है, तो राष्ट्रपति, अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। याद रखना। ठीक है, अभी आगे क्या होता है देखते हैं। मंत्रिमंडल एक के बाद एक स्वीकृति दे रहा है, तो हम फटाफट थोड़ा सा सबके बारे में पढ़ लेते हैं। जो क्या है, तो चंद्रयान 4 को स्वीकृति दे दिया है मंत्रिमंडल ने। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, तो वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस मतलब शुक्र पे भी हम अपना मिशन चलाएंगे अब। ठीक है, इसका भी स्वीकृति मिला हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत क्या होगा, तो वहाँ के जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास होगा, आर्थिक सशक्तिकरण उनको मिलेगा। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। ठीक है, इतने रुपयों से खर्च किया जाएगा। कितने लोगों पर? तो लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे इसमें। ठीक है, एसटी समुदाय, ये सभी जगहों पे होगा। ठीक है, 63,000 गांव इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। श्री वैष्णव ने कहा है, श्री वैष्णव जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है क्या, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी AVGCXR, ये जो ऊपर पढ़ रहे हो उसी का शॉर्ट फॉर्म है, के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कौन? तो मंत्रिमंडल ने। ठीक है, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया जा सके। ये बढ़िया है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल ने इसका जो है वो दे दिया है स्वीकृति। नेक्स्ट है, मंत्री ने कहा है, कौन? अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास योजना को भी मंजूरी दे दी है। कौन सा है ये? तो बायोराइड। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री नामक एक नया घटक शामिल किया गया है इसमें। क्यों? तो बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री में क्या होगा, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। ठीक है, कितने हज़ार का है ये योजना, मतलब कितने रुपए खर्च होंगे, तो याद रखना 9,197 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, सीतारमण ने कहा NPS वात्सल्य के माध्यम से बच्चे को बचत के समय से ही उच्च रिटर्न का लाभ मिलता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि NPS वात्सल्य योजना चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ दीर्घकालिक संपत्ति सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह योजना लचीले योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करती है। देखो क्या है, बच्चों को NPS वात्सल्य के लिए मिलेगा, और ये मिलेगा कब तक, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, ये है क्या, तो ये NPS का ही एक विस्तारित रूप है, जो हमको पेंशन है ना अभी तो हालांकि UPS हो जाएगा शायद नहीं कंफर्म। ठीक है, तो उसके तहत बच्चों को मिलेगा प्राण। ठीक है, परमानेंट रेसिडेंशियल अकाउंट नंबर सभी का बनेगा, 18 वर्ष से कम। मिनिमम इसमें 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हर महीने। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए है। ठीक है, कौन लॉन्च किया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पूछा जा सकता है, ठीक है, किन के लिए है, तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। सबसे मतलब न्यूनतम मासिक कितना जमा कर सकते हैं धनराशि, तो 1,000 रुपये, उससे कम नहीं। फिलीपींस में दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, कौन सा है, तो 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। ठीक है, फेडरी और जेनर। ठीक है, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फेडरी और जेनर। अभी इससे पहले यागी तूफान आया था ना, यागी, जिसको नुकसान किसको पहुंचाया है, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, है ना, इन देशों को
सुविधा पहुंचाने के लिए या मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार सद्भाव ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके तहत इनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो ये योजना भी याद रखना और ये तूफान का नाम याद रखिएगा, फिलीपींस को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, सान भी आया था अभी कुछ दिन पहले, वो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान था, है ना। वो कहाँ पे था, तो जापान को नुकसान पहुंचाया था। बैडमिंटन में भारतीय शटलर मालविका बंसोड़, ठीक है, चांगझो में चाइना ओपन 2024 BWUF सुपर 1000 इवेंट में महिला एकल के पहले दौर में दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता ग्रिगोरिया टुंगजुंग को हराकर शानदार प्रदर्शन किया है। एक्चुअली इतना नाम इसलिए हुआ ये भारतीय शटलर का मालविका बंसोड़, क्योंकि ये कांस्य पदक जो विजेता है ना पेरिस ओलंपिक के, जो क्या नाम है इनका, ग्रिगोरिया टुंगजुंग, इंडोनेशियन प्लेयर हैं, उनको पराजित की है। ये कांस्य पदक विजेता है ओलंपिक की। ठीक है, तो अपने देश में ये पराजित की हैं। और मालविका बंसोड़ जो है वो किसके लिए, तो चाइना ओपन 2024 में। ठीक है, याद रखना चांगझो में आयोजित हो रहा है ये चाइना में, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कई बार कि ये खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक, और ये कहाँ से आते हैं, तो महाराष्ट्र से। आगे जो होगा हम जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। और चाइना में ही हुआ था, हुबनुई जगह का नाम है, एक बार रीचेक जरूर करना। वहाँ पे हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिए हैं ना, हॉकी का एशियाई ट्रॉफी। 4 दिवसीय मेगा इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कौन कर रहा है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेंगे, आगे हम देखेंगे अभी किसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं इसमें, तो 90 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया नई दिल्ली में। ठीक है, इस वर्ष के वर्ल्ड फूड इंडिया में जापान भागीदार देश होगा, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में कौन शामिल हो रहा है भागीदार देश के रूप में, तो अपना देश परम मित्र जापान है ना। वैसे परम मित्र तो 2 हैं अपने, रसिया भी है। ठीक है, और वियतनाम और ईरान फोकस देश हैं। तो भागीदार देश जापान और फोकस देश कौन, तो ईरान और वियतनाम। ठीक, उसके बाद इससे अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। ठीक है, याद रखना चिराग पासवान हाजीपुर से आते हैं और पीयूष गोयल राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी तो झारखंड में है, लेकिन सुबह में कहाँ पर थी, तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो उज्जैन और इंदौर। ठीक है, 6 लेन सड़क परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुई। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची भी जाएंगे। ठीक है, आज ही शाम को जब आप देख रहे हो तो रांची में ही होंगे। राष्ट्रपति कल रांची के नामकुम में ICAR राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह में संबोधित करेंगी उनको। किसको, तो ICAR राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान कहाँ पे है ये, तो रांची नामकुम में। ठीक है, याद रखना। इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल भी होंगे झारखंड के, संतोष कुमार गंगवार, और मुख्यमंत्री होंगे वहाँ के, और इसके साथ ही कृषि मंत्री भी होंगे भारत के। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद।